हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड्रिनल। इससे पहले की वीडियो में मैंने हाइपोग्लाइसीमिया बताया था कि डायलिसिस के टाइम अगर पेशेंट का शुगर कम हो जाता है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है हिपैरिन। हिपैरिन एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट ड्रग होता है जो कि ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देता है। आज हम हिपैरिन की हिस्ट्री देखेंगे कि इसके सबसे पहले किसने खोजा था, इसे कहाँ से खोजा गया। उसके बाद ये एंटीकोगुलेंट है तो उससे पहले हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम हिपैरिन का मैकेनिज्म देखेंगे। उसके बाद हम एंटीकोगुलेंट देखेंगे, एंटीकोगुलेंट के टाइप्स देखेंगे किस किस टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हिपैरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब हिपैरिन देने के बाद ये बॉडी में कैसे काम करता है। फार्मेकोकाइनेटिक्स देखेंगे। फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब होता है कि हिपैरिन को देने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा। हिपैरिन को डायलिसिस के टाइम कितने डोज में देंगे, स्टैंडर्ड डोज क्या होता है, लो डोज क्या होता है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और किस कंडीशन में हमें हिपैरिन नहीं देनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है हिपैरिन। हिपैरिन को सबसे पहले एक मेडिकल स्टूडेंट थे MC लिन, जिन्होंने अपने पढ़ाई के सेकेंड ईयर में 1916 में इस हिपैरिन को खोजा था। इसका नाम है हेपैरिन। हेपा इट मीन्स होता है लीवर, तो इसको कहाँ से एक्सक्रीटेड किया गया है, फ्रॉम द लीवर, ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले इसे बोवाइन या डॉग के जो लीवर रहता है वहाँ से इसको एक्सक्रीट किया गया था। ये एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है जो कि मास्ट सेल ऑफ लीवर इंटेस्टिशियल म्यूकोजा या लंग्स से इसको निकाला जाता है। तो ये हो गया इसका हिस्ट्री। और हिपैरिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये सारे MCQs में पूछ सकते हैं कि हिपैरिन कौन सा पॉलीसेक्राइड होता है और ये एसिड होता है कि बेस होता है, तो इसे याद रखें। उसके बाद कोएगुलेशन और क्लॉटिंग देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हिपैरिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट है, तो हमें कोएगुलेंट को जानना पहले ज़रूरी है। कोएगुलेंट मतलब क्या होता है, ब्लड से जो फ्लूइडिटी रहती है वो निकल जाती है और ये क्लॉट हो जाता है, जैसे कि आपने अभी RTL चैम्बर में देखा। क्लॉटिंग फैक्टर को याद करने का तरीका है, फ्रेशेस्ट पार्टी टुडे कम्स लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैविंग फन। तो फ्रेशर्स ऐप से क्या होगा, फाइब्रिनोजेन, P से प्रोथॉम्ब्रिन, T से थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 से कैल्शियम, लेट से लेबाइल फैक्टर, छठवां अभी तक खोजा नहीं गया है, सातवां स्टेबल फैक्टर सिंग से, ठीक है। उसके बाद C से क्या होगा, सिंग एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, देन क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टिंग, देन P से क्या होगा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, हैगमैन फैक्टर, एंड 13 होगा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये हो गया क्लॉटिंग फैक्टर जिससे कि ब्लड क्लॉट होता है। अब हम देखते हैं एंटीकोएगुलेंट, मतलब उसका जस्ट अपोजिट। एंटीकोएगुलेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, पेरेंट्रियल और ओरल। पेरेंट्रियल जिसे एवी दिया जाता है, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में आता है हमारा हिपैरिन, और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन में इंडोक्सापेरिन, रेविप्रिन, नेड्रोप्रिन, एंड्रोप्रिन, डोल्टेप्रिन, ये सारे पेरिन आते हैं। उसके बाद डायरेक्ट थ्रोम्बिन में बाइवेलिरिडिन और एर्गैबेटोबेन होता है। विटामिन के एंटागोनिस्ट ओरल में आएगा, ओरली दिया जाता है वारफेरिन सोडियम, जो कि अभी नहीं दिया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट फैक्टर होता है एक्स, 10वां फैक्टर हम देखें उसका एक्टिवेटेड फॉर्म, और ओरल थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, ठीक है। ये हो गया एंटीकोएगुलेंट का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमको देखना है हिपैरिन। अब हिपैरिन को देने से बॉडी में वो कैसे काम करेगा, तो ये एंटीथ्रोम्बिन जो थर्ड रहता है ये लीवर में सिंथेसाइज्ड होता है और प्लाज्मा में सर्कुलेट होता है। जब हम हिपैरिन देते हैं तो ये क्या होता है, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। और इसके एक्टिवेट होने के बाद जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, जो हमने अभी क्लॉटिंग फैक्टर्स देखे ना 13, वो क्लॉटिंग फैक्टर को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। थ्रोम्बिन और कोएगुलेशन फैक्टर से ये बाइंड होके उसको क्या करता है, जो एक्टिवेटेड फॉर्म रहता है उसको क्या करता है, इनएक्टिव करता है। ये जो आप ए देख रहे हैं, ए का मतलब होता है एक्टिवेट, मतलब फैक्टर 10, 2, 9, 10, 12, 13, ये फैक्टर्स जो एक्टिवेटेड रहते हैं जिससे क्लॉटिंग होती है उसको ये हिपैरिन क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। और हिपैरिन का एक चीज़ अच्छा है
कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं होता है, तो इसे हम प्रेगनेंसी के टाइम दे सकते हैं। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स यानी एब्जॉर्प्शन हिपैरिन का कैसे होगा। हिपैरिन बहुत ही लार्ज और एनोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स रहता है। 10,000 to 20,000 इसका मॉलिकुलर वेट होता है, जिसकी वजह से इसको ओरली एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको आईवी देते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बॉडी में देने के बाद जो मैक्रोफेजेस रहते हैं, मैक्रोफेजेस जो सेल्स रहते हैं, उसमें क्या होता है, हिपैरिन रिलीज्ड होता है मास्ट सेल से, और वो टिश्यू मैक्रोफेजेस में क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद इसका मेटाबोलाइज होता है लीवर में होता है थ्रू द हेपेरिनेज, जो एंजाइम रहती है उसके थ्रू इसका मेटाबोलाइज होता है। और लास्ट हम देखते हैं एक्सक्रीशन होता है थ्रू द यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है, तो इसको बोला जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये थोड़ा फार्मा से रिलेटेड हो गया, बट हमें हिपैरिन के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे हिपैरिन डोजेस ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस के टाइम हम हिपैरिन का डोज कैसे देते हैं। हिपैरिन का डोज होता है 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। मान लो किसी पेशेंट का 60 केजी है, तो 60 × 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6000। मतलब उसको नेट हिपैरिन कितना जाना चाहिए, 6000 यूनिट, है ना। लेकिन हिपैरिन देने से पहले हम क्लॉटिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़रूर देखेंगे कि कितना होता है। क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल होता है 3 to 8 मिनट्स और APPT होता है 30 to 45 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम हिपैरिन दे रहे हैं तो सबसे पहले इसको देखेंगे। अगर क्लॉटिंग टाइम कम है यानी कि जल्दी क्लॉट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग टाइम कम है तो हिपैरिन को हम इंक्रीज़ करेंगे। अगर क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा है, मतलब कि क्या होगा, हम हिपैरिन को क्या करेंगे, कम देंगे। लोडिंग डोज 4000 यूनिट देंगे, मेंटेनेंस डोज 1000 यूनिट पर आवर्स देंगे, और डायलिसिस के आधे घंटे पहले हम हिपैरिन को स्टॉप कर देंगे। अब ये लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज क्या होता है उसको देखते हैं। फर्स्टली तो हमें ये जानना है कि जो हिपैरिन रहता है वो 5 ml का रहता है, लेकिन इसका 25,000 इंटरनेशनल यूनिट में भी आता है और 5000 यूनिट में भी आता है। यहाँ पे हमने 25,000 यूनिट लिया है, मतलब 1 ml में 5000 इंटरनेशनल यूनिट हिपैरिन है। तो 1 ml लिए हम हिपैरिन, यानी 5000 इंटरनेशनल यूनिट, और 9 ml NS लिए, टोटल हो गया 10 ml। अब हम कितना बना लिए, 10,000 यूनिट बना लिए। 10,000 यूनिट में से हम 3 से जो 4000 यूनिट रहता है उसको रिसर्कुलेटिंग में दे देते हैं, ये लोडिंग डोज में देते हैं 3 से 4 ml। जब हम डायलिसिस स्टार्ट करते हैं उस टाइम जब हम प्राइमिंग करते हैं तब ये डोज हम देंगे। उसके बाद 4 घंटे का अगर डायलिसिस है तो 1 to 1.5 पर आवर के हिसाब से हम दे देते हैं, मतलब 4000 से 6000 यूनिट हम डायलिसिस के दौरान दे देते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड डोज। अगर डॉक्टर बोलता है लो डोज हिपैरिन देता है, तो लो डोज में क्या होता है, जो रिसर्कुलेशन रहता है, मतलब प्राइमिंग के टाइम क्या है, हम 5000 यूनिट देते हैं, जो कि पेशेंट की बॉडी में नहीं जाता है, वो फ्लश आउट हो जाता है, और 2000 यूनिट हम लोडिंग डोज दे देंगे स्टार्टिंग टाइम में, और 0.5 ml पर आवर के हिसाब से देते हैं। ठीक है, ये हो गया हिपैरिन का डोज। अब इसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं कि हिपैरिन का एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। हिपैरिन ज़्यादा देने से ब्लीडिंग हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, जैसे हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स रहते हैं, वो प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, मतलब उसका एक जगह पे जम जाना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद एलोपेसिया मतलब बाल का झड़ना, बाल झड़ सकते हैं। उसके बाद हाइपोएल्डोस्टेरिज्म, मतलब जो एल्डोस्टेरॉन रहता है उसका कम सिक्रेशन होता है, और पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ये इसके क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब लगातार डायलिसिस जिसका चल रहा है, हिपैरिन चल रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, इसको कॉम्प्लिकेशन भी इसमें बोल सकते हैं। अब हमें हिपैरिन किस कंडीशन में नहीं देनी चाहिए, ब्लीडिंग के कंडीशन में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर और दूसरी चीज़, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, सीवियरली हाइपरटेंशन में है पेशेंट, तो हमें हिपैरिन फ्री डायलिसिस करना चाहिए। हिपैरिन फ्री डायलिसिस कैसे करते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट का हिस्ट्री देखेंगे कि हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं है कहीं वो पहले से। उसके बाद हम आगे पीछे देखते हैं कि डायलिसिस के
आगे पीछे कहीं उसका सर्जरी तो नहीं हुआ है या होने वाला है, आई सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरी, कार्डियक सर्जरी या फिस्टूला बना हो पेशेंट का, उस टाइम पे भी हम क्या है हिपैरिन को लो डोज देते हैं या हिपैरिन फ्री करते हैं। रीनल ट्रांसप्लांट अगर हुआ है या होने वाला है तो भी हम हिपैरिन को क्या करते हैं, लो डोज या हिपैरिन फ्री करते हैं। पेरिकार्डिटिस में भी हम हिपैरिन फ्री डायलिसिस करते हैं। थैंक यू गाइज़। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिए। मैंने इसमें 3 बुक का रेफरेंस लिया है, डोगरीदास, के शंभुलिंगम और के.डी. त्रिपाठी। इन तीनों बुक का ये मिक्सअप है। सो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि सभी को पता चले। एंड नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।